नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस जमहूरियत को जो चीज़ सबसे ज़्यादा तक़वियत देती है वो है यहाँ का आइन, जिसमें सभी लोगों के लिए यकसा हुकूक हासिल हैं, समाज के सामने बराबरी और सभी को बाइज़्ज़त तरीक़े से जीने का हक़ देता है हमारा संविधान। लेकिन कभी कभार मालूमात की कमी होने की वजह से लोग इंसाफ के हुसूल में और ख़ास तौर से अपने हुकूक को हासिल करने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको देर हो जाती है या महरूम हो जाते हैं। हुकूमत की मुसलसल यही कोशिश है कि लोगों तक मालूमात फ़राहम की जाए, उनको उनके हुकूक हासिल हों और इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपके कानूनी हुकूक आप तक आपको बता सकें और आप ये जान सकें कि आपके क्या कानूनी हुकूक हैं और आप उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारे आज भी इस प्रोग्राम में एक ख़ास मौजू होगा और हमारे कानूनी माहिरीन उस मौजू पर तफसीली रोशनी डालेंगे। हमारे साथ आज ख़ास मेहमान हैं रिटायर्ड जज जनाब शिवा शर्मा साहब, और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं मारूफ वकील अक्षिता मनोचा साहिबा। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। ये लफ्ज़ कोई नया नहीं है, लेकिन इससे मुताल्लिक़ कानून क्या हैं और अगर किसी काम की जगह पर किसी खातून के साथ उसको कहीं जिनसी हिरासानी का सामना होता है तो वो क्या करें, कहाँ जाएं और उनके पास कानूनी चाराजोई के लिए क्या हक़ हासिल है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इससे मुताल्लिक़ मेरा पहला सवाल हमारे मारूफ जो आज हमारे साथ वकील और सीनियर जज रिटायर्ड जज हमारे साथ हैं शर्मा साहब, ये कानून अगर हम बात करते हैं इसकी कि हमारे देश में इसकी ज़रूरत कब महसूस की गई और क्या वो पर्सपेक्टिव था, क्या वो पीछे उसका पूरा एक तनाजुर रहा जिसके तहत ये ज़रूरत महसूस की गई कि अब हमारे मुल्क में ऐसा कानून लाया जाए जहाँ पर हम काम करने वाली हर महिला को सिक्योरिटी फराहम कर सकें और उसके साथ किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। नमस्कार, ये बहुत अच्छा विषय है। महिलाओं को बराबरी से जीने का अधिकार, बराबरी से इज्जत के साथ रहने का अधिकार तो संविधान देता है। हमारे संविधान में धारा 14 सभी को बराबरी का अधिकार देती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। महिलाओं का उत्पीड़न बहुत पहले से होता रहा है, लेकिन जो इस कानून के बनने की जो हिस्ट्री है, जो इसका इतिहास है, वो राजस्थान से शुरू होता है। राजस्थान में भंवरी देवी नाम की एक महिला विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा था उसमें कार्य करती थी। उनका काम था महिलाओं को जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति, हाइजीन के प्रति, शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो अपने इन्हीं कार्यों के संबंध में सोशल बुराइयों को दूर करने के लिए वो अपने कार्यरत थी। तो उनको मालूम हुआ कि रामकरण गुज्जर अपनी 9 महीने की लड़की की शादी करने जा रहा है। तो ये बतेरी देवी को अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी समझदार आदमी को, औरत को, किसी को भी 9 महीने का बच्चा, उसको पता ही कुछ नहीं होता, उसकी शादी हो रही है। भंवरी देवी ने जाके उनको रोका कि आप शादी मत करो, उनको समझाया। तो उनको इतना बुरा लगा, रामकरण को, उसके परिवार को, उसकी बिरादरी को, कि उन्होंने भंवरी देवी को सजा देने की ठान ली। रामकरण ने और उसके 5 साथियों ने भंवरी देवी का बलात्कार किया, भंवरी देवी का रेप किया और भंवरी देवी के पति के सामने ही किया। तो ये उनकी दबंगई, ये जिससे भंवरी देवी को बेइज्जत बेआबरू होना पड़ा पति के सामने, समाज के सामने। तो उसने अपना इंसाफ लेने के लिए कोर्ट में शिकायत की
कोर्ट में मुकदमा चला। रामकिरण गुर्जर और उसके 5 साथियों को कोर्ट ने समन किया, लेकिन ना पंचायत ने सपोर्ट किया भंवरी देवी को, ना डॉक्टरों ने किया, ना पुलिस ने किया, ना किसी और ने किया। नतीजा, रामकरण गुर्जर और उसके 5 साथी बरी हो गए। भंवरी देवी तो बैठ गई, लेकिन कुछ एनजीओ, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने भंवरी देवी को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। और भंवरी देवी के जैसी बहुत सी औरतें हैं, कार्य करते हैं, कर्मचारी हैं, जिनका पता भी नहीं लगता कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो उन एनजीओ ने मिलकर, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में 1997 में फैसला किया। ये केस विशाखा केस के नाम से मशहूर है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सराहनीय कार्य किया, डायरेक्शन जारी करी सरकार को, सरकारों को, प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को, कंपनीज को। इसका बड़ा अच्छा स्कोप बना दिया कि कहीं पर भी, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे निजी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उसको इज्जत से रहे, इज्जत से अपना काम करे, इज्जत से दो रोटी कमाए, अपने मन के मुताबिक काम करे। वो डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने। उन डायरेक्शन के बाद सरकार ने कानून बनाया, जिसको बनाने में पूरे 15 साल लग गए। कुछ प्रोसीजर की बात है, कुछ अन्य कारण रहे होंगे। तो 2013 में सरकार ने कानून बनाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ताकि औरतों के ना, उसकी प्रिवेंशन के लिए, उनकी पनिशमेंट के लिए कानून बनाया, जिसमें अनेक प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, प्राइवेट कंपनीज को, ताकि ये कुरीति ख़त्म हो, महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, उनको आदर मिले, आदर के साथ, इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ अपना जीवन जिएं, डिग्निटी के साथ अपना काम करें जी। तो इस तरीके से भंवरी देवी के केस के बाद और कुछ सोशल एक्टिविस्ट के प्रयास के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और उसके बाद ये कानून बना है इन ड्यू कोर्स। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरत को महसूस किया भंवरी देवी केस के बाद कि अब इस देश में इस तरह के कानून की ज़रूरत है, और जिस तरह ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, हर शोबे में, हर मैदान में वो आगे बढ़ रही हैं, और उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाए, कहीं पर भी उनको जिनसी हिरासानी का सामना ना करना पड़े। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ये कानून 2013 में अमल में आया, लागू हो गया है पूरे देश के लिए। हमारे साथ आज जो दूसरी ख़ास मेहमान हैं अक्षिता मनोचा साहिबा, अब मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये हमारे नाजरीन तक इस बात को पहुँचाएँ कि क्या है ये कानून जो दिसंबर 2013 में पूरे देश में लागू हुआ है। नोमान, ये एक कानून है जिसमें आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इशूड अपनी गाइडलाइंस, उसके बाद लेजिस्लेटिव गैप को फिल करने के लिए एंड ऑल्सो हर एम्प्लॉयर को ये बताने के लिए कि साहब आपकी वर्क प्लेस है तो आपकी ड्यूटी है कि आपकी वर्क प्लेस सेफ़ हो सबके लिए, स्पेसिफिकली वुमेन के लिए, कि कहीं ना कहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसको एक सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट देना आपका काम है। तो अगर ये कानून देखें तो इसके 3 मकसद हैं। एक है प्रिवेंशन, दूसरा है प्रोहिबिशन, तीसरा है रिड्रेसल, जो आपको कानून के टाइटल में ही मिल जाएंगे। तो इस कानून का पर्पस और इसका स्ट्रक्चर ये है कि पहली चीज़ तो आपने वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंट करनी है, दूसरी चीज़ आपने प्रोहिबिट करनी है, जिसके लिए आपको इस कानून के बारे में, इसकी पॉलिसी के बारे में, इसकी इंटरनल कमिटीज़ के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्स्टेंटली बताना है, सेमिनार्स होल्ड करने हैं, अवेयरनेस लानी है, ताकि हर एम्प्लॉय को पता रहे कि अगर मैंने ये गलती कर दी तो ऐसा नहीं है कि मेरी वर्क प्लेस दबाने की कोशिश करेगी। उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ ही ऐसी होंगी कि मैं इस कानून के तहत आ जाऊंगा और मेरे अगेंस्ट अगर कंप्लेंट होगी तो मुझे वो ट्रायल बियर करना पड़ेगा। मेरे अगेंस्ट अगर कंप्लेंट होगी तो मेरी वर्क प्लेस ही मेरे अगेंस्ट ट्रायल करेगी, उनकी अपनी जो इंटरनल कमिटी होगी। और तीसरा है रिड्रेसल, ताकि महिला को भी पता हो कि अगर मैंने ये कंप्लेंट की, जैसे अगर आप देखेंगे बहुत लोग कंप्लेंट करना प्रेफर नहीं करते, वो नौकरी छोड़ना प्रेफर करते हैं कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो छोड़ो, ये बॉस ही छोड़ दो, ये नौकरी छोड़ दो, कहीं और काम ढूंढ लो। इस
इस सिनेरियो को चेंज करने के लिए कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट में बरकरार रहें और किसी से डरे ना, दबे ना, आप खुल के कंप्लेंट करें और वही वर्क प्लेस आपका साथ देगी, वही वर्क प्लेस वो ट्रायल होल्ड करेगी, ट्रायल खैर क्या इंक्वायरी होल्ड करेगी कि आपके साथ कुछ गलत हुआ कि नहीं हुआ, और वही वर्क प्लेस इंश्योर करेगी कि सेफ एनवायरनमेंट भी आप ही को मिले। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लॉ। तो इस कानून का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें जो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन है, दैट इज़ अ बिट मोर देन आईपीसी जो हमारी दंड संहिता है। तो आईपीसी में आप देखेंगे सेक्शन 509 है, सेक्शन 365 है, जहाँ पे वर्ड्स लाइक आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन यूज़ किए गए हैं, जहाँ पे अब तो खैर 2013 के अमेंडमेंट के बाद देयर इज स्टॉकिंग एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एडिशंस एंड देयर इज ऑल्सो रेप एंड ग्रीवियस हर्ट। बट व्हेन यू कम टू दिस लॉ विच इज़ सेक्शुअल हरासमेंट, उसमें इन्होंने 4-5 तरीके डिस्क्राइब किए हैं कि अगर आप ये काम करते हैं सो दिस टैंटमाउंट्स टू सेक्शुअल हरासमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई कैन एक्सप्लेन इट थ्रू एग्जाम्पल्स, बहुत लोगों की आदत होती है थोड़े उल्टे तरीके के जोक मारने की औरतों के सामने, जस्ट तो थोड़ा सा ह्यूमिलिएट करने के लिए कि इससे थोड़ा दबा के रखेंगे। नाउ दैट इज सेक्शुअल हरासमेंट अंडर लॉ। अगर आप वर्बली, नॉन वर्बली, फिजिकली कुछ भी अनटोवर्ड या अनकॉल्ड फॉर एक्शन करते हैं, इनफैक्ट अगर आप सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं, अगर आप कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए ऐसे कर दोगे तो आई विल प्रमोट यू, अगर आप मेरे लिए ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको डिमोट कर दूंगा, या मैं आपकी एम्प्लॉयमेंट छीन लूँगा, या मैं आपकी वर्क एनवायरनमेंट इतनी हॉस्टाइल कर दूंगा कि आप काम ही नहीं कर पाओगे और आपको अपने आप छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महिलाएं या मेरे हिसाब से तो आदमी भी कब से सह ही रहे थे, देख ही रहे थे, वो अब कॉन्क्रिटाइज हो गया है, फॉर्मलाइज हो गया है लॉ में कि ये सब प्रोहिबिटेड है। आप ऐसी बिहेवियर, ऐसा कॉन्डक्ट, ऐसी हरकतें नहीं दिखा सकते। अगर दिखाएंगे तो कानूनन जो आपका एम्प्लॉयर है उसको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी है। वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी महिला की भी बात सुनेगी, आपकी भी बात सुनेगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपना केस डिफेंड करने का, और उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगी कि साहब ये एविडेंस है, ये इनकी स्टेटमेंट्स है, इनके साथ यहाँ गलत हुआ है, नहीं हुआ है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट आपको बताएगी। अगर वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि जी गलत हुआ है, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास पूरी पावर है सीधा जाके पुलिस को, सीधा जाके एम्प्लॉयर को कहने की कि आप इसके बेसिस पे एफआईआर करा दें। ये 509 का, 365 का, जिस भी सेक्शन का केस बनता है। अगर औरत भी उसमें कहती है कि मुझे एफआईआर नहीं करानी, इंक्वायरी से पहले ही कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर मुझे वो क्रिमिनल सिस्टम नहीं करना, आप इसको सेटल कर दो। और इस कानून में सेटलमेंट मॉनेटरी बेसिस पे नहीं होती है। सेटलमेंट अगर होती है तो ऐसे होगी कि आप उनकी स्पेसेस अलग कर दोगे कि आमना सामना ही ना हो, आप उनको एक वार्निंग इशू कर दोगे कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो औरत भी ये कहती है कि मुझे इसमें फंसना नहीं है, मुझे अपनी नौकरी शांति से करनी है, आप सेटल कर दो, यानी आप उनको समझा दो कि मेरे साथ ऐसा ना करें, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट द लॉ टेक्स केयर ऑफ, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि ये आपके सर पे है। आप किसी को बुला रहे हो, आप देखोगे कि उसको क्या प्रॉब्लम होती है और आप ही उसी का रिड्रेसल करोगे और फेयर तरीके से करोगे। शर्मा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं हरासमेंट की, सेक्सुअल हरासमेंट की, तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं? जैसे कुछ तो मैडम ने भी अभी एक्सप्लेन की हैं, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि सिर्फ परेशान करना जो है वो इसमें आएगा या कुछ तरीक़ों से परेशान करना जो है इसमें आएगा? परेशान करना इस जो एक्ट का पर्पस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है। किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए कहना तो परेशान करना नहीं है। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हो, सेक्सुअल फेवर मांगने की बात हो, उसको टच करने, इनएप्रोप्रिएटली टच करने की बात हो, कुछ उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं कि उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, इसके ऐसा कि कोई ऐसे एक्शंस कर रहे हैं, कुछ कह भी नहीं, कुछ एक्शन कर रहे हैं जिससे आप कुछ कन्वे कर रहे हैं जो कि इनएप्रोप्रिएट है, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी विच इज कलर्ड विद सेक्सुअल इंटेंट, तो वो इसमें आएगा। हर एक हैरेसमेंट की बात नहीं है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है। लॉ सेक्सुअल हैरेसमेंट का है जी। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट होनी चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं, फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल
वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर का कंडक्ट हुआ है सके, आदमी अपने कपड़े उतार के खड़ा हो जाए तो उसको कुछ कहा भी नहीं, लेकिन conduct तो देखा ऐसा जाए होगा तो वो ना। कहीं ना कहीं जिनसी हिरासानी तो है ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मोस्ट इनअप्रोप्रिएट हो गया, तो ऐसे कंडक्ट भी इसमें आ जाते हैं। तो इस किस्म की जो हैरेसमेंट है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आती है, श्रेणी में उसकी आती क्लास में आती है, उस हैरेसमेंट के लिए लॉ बनाया गया है। इसमें जैसा कि मैडम ने बताया है, कमेटीज बनेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, ये वहाँ पर बनती है जहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हों, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हों। जहाँ उससे कम है वहाँ नहीं बन सकती है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनेगी, दैट इज लोकल कंप्लेंट कमेटी। तो जहाँ पर इंटरनल कमेटी नहीं है, अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो लोग कहाँ जाए? LCC जी, LCC में कंप्लेंट कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों की जो ICC, पावर्स दोनों की बराबर हैं, दोनों को इंक्वायरी करनी है, उनके पास रिटर्न में कंप्लेंट आएगी, दूसरे पार्टी को बुलाएंगे जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, रिस्पोंडेंट दोनों की बात सुनेंगी, अपनी तसल्ली करेंगी कि वाकई ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन है, जो उसका जो आरोप है, ये जो लगाया गया है, ये साबित होता है या ये किसी और वजह से लगाया गया झूठा है। तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि झूठे आरोप लग जाते हैं। जी, तो वो कमेटी ICC और LCC जो भी हैं वो इसकी तहकीकात करेंगी, सच्चाई की तह तक जाएंगी। उनको लगेगा कि ऐसा हुआ है तो वो अपनी रिपोर्ट बना के एम्प्लॉयर को देंगी, एम्प्लॉयर उसके मुताबिक एक्शन लेगा। या DCC होगी, DCC के चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको देंगे, तो वो उसके मुताबिक एक्शन लेंगे। सीरियस मैटर होगा तो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा और अक्षिता जी ने भी कहा कि कमेटी जो है इंटरनल कमेटी, अब इंटरनल कमेटी के अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करना चाहूँ तो वो किस तरह की इंटरनल जो कमेटी होगी, उसमें भी अगर पुरुष और महिला दोनों हैं तो क्या उसका कोई अनुपात तय किया गया है कि उसके अंदर ख्वातीन कितनी होंगी और उसके अंदर मर्द कितने होंगे, उसको प्रिजाइड कौन करेगा, ये किस तरह की कमेटी होगी, इसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या शर्तें हैं इसके अंदर? सर सबसे पहली शर्त इसकी ये है कि आप एक सीनियर लेवल की वुमन को बिठाएंगे एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और इस शर्त का एक बहुत बड़ा मान्य है कि अगर आपने किसी सीनियर ऑफिसर की कंप्लेंट के लिए अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है और जो आपकी इंटरनल्स कंप्लेंट कमेटी है वो सारे उसके जूनियर्स हैं, जी, तो एक बायसनेस का या एक दबने का चांस आ जाता है। इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट लॉ की ये है कि देयर हैज़ टू बी अ सीनियर वुमन ऑफिसर who has to be a presiding officer. उसके बाद you take 2 members from the same organization, not necessarily women, but जिनको थोड़ा experience हो सोशल वर्क में या थोड़ी लीगल नॉलेज में, या जो नॉर्मली वुमेन रिलेटेड केसेस में कुछ करते हो, जहाँ बेसिकली उनका बैकग्राउंड हो, जहाँ उनकी इतनी सेंसिटाइजेशन हो कि वो बात समझ पाए और उसकी तह तक पहुँच पाए। That is the second requirement of law. The third requirement of law is there has to be an external member. This external member is required ताकि जितना transparent और unbiased procedure हो सके, कि it was not just the members of the organization itself जो कहीं अगर उस बंदे को बचाना चाहते थे तो बचा सकते थे। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है उसके अंदर जब कमेटी बनेगी तो उसमें एक बंदा जो भी होगा उसका मेंबर वो बाहर से होगा और वो बहुत ज़रूरी है ताकि बायसनेस ख़त्म हो जाए, ताकि अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो बाकी मेंबर्स है अपने किसी भी इफ़ आई मे से एक रुझान की वजह से वो देख ना पा रहे हो कि महिला जो कह रही है वो सच हो सकता है, या एक तरफ इंक्वायरी टिल्ट कर रही हो, तो एक्सटर्नल मेंबर कम से कम बीइंग एन आउटसाइड पर्सन, बीइंग अ थर्ड पार्टी, बीइंग अ डिफरेंट सेट ऑफ आईज, उनको बता सकता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट हाउ यू गो, यू हैव टू बी कम्प्लीटली अनबायस्ड, एंड अगर ये ऐसे कह रही है तो ये हो भी सकता है। तो एक उस बायसनेस को ख़त्म करने के लिए एन एक्सटर्नल मेंबर अगेन विद एक्सपीरियंस, कोई भी नहीं बन सकता है, आपके पास या तो लॉ का एक्सपीरियंस हो या सेक्सुअल हरासमेंट वाले केसेस से डील करने का एक्सपीरियंस हो। दैट इज़ हाउ यू फॉर्म अ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ताकि आपकी कमेटी इतनी सशक्त हो कि वो एक्शन ले पाए। बट अगर आपको एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, विच मीन्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो
बिकॉज वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी छोटी पड़ सकती है, इसलिए लॉ ये भी कहता है कि आप वो कंप्लेंट सीधा लोकल कंप्लेंट कमेटी में डालें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंदर है। एंड स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जब अपॉइंट करें तो वो कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट इन लोगों में से चूज़ करके अपॉइंट करें, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। कोई आगे जाके किसी को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में या इवन जस्ट फॉर सेइंग कि इनको तो मैं दबा लूँगा, वो ऑप्शन ही ना रहे एम्प्लॉयर के पास। दैट इज़ हाउ वेल बैलेंस द लॉ इज़, एंड दैट इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एज वेल एज द लोकल कंप्लेंट कमिटी इज़ फॉर्म्ड। यानी कि जो इंटरनल कमेटी है उसको जो अधिकार है, अगरचे वहाँ एम्प्लॉयर यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का करता धरता है, अगर उसी के ऊपर अगर एलिगेशन आते हैं तो फिर वो लोकल कमेटी के पास चला जाए, ताकि वहाँ किसी तरह का कोई दबाव ना हो। और इसको जो प्रेजाइड करेंगी वो महिला ही होंगी, सीनियर महिला। अगर सर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 10 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं और उसके बावजूद वो इंटरनल कमेटी नहीं बनाते हैं या उन्होंने नहीं बनाई हुई है, तो उनके लिए क्या कुछ सज़ा है या किस तरह की पाबंदी उनके ऊपर? ये डायरेक्शन है, कोर्ट लॉ की डायरेक्शन है कि कमेटी बनाए, उनको बनानी पड़ेगी, नहीं बनाएंगे तो उनको फाइन करने का प्रोविजन है कोर्ट। जी, अब इंटरनल कमेटी के पास अगर हम पावर्स की बात करें तो उनके पास क्या क्या पावर्स हैं? इंक्वायरी के अलावा वो क्या कुछ कर सकते हैं? उसके खिलाफ जो भी ऑफिस में या काम की जगह पर उस महिला के साथ किसी भी तरह की उसको हैरेस कर रहा है और जिनसी हरासानी का उसको सामना हो रहा है महिला को, तो क्या कुछ उसको सजा मिल सकती है? इंटरनल कमेटी के पास आईसीसी या लोकल कंप्लेंट दोनों के पास सिविल कोर्ट की पावर्स हैं कुछ मामलों में। जैसे विटनेस समन करना है, कोई आदमी नहीं आएगा तो सिविल कोर्ट की तरह उसको बाई फोर्स भी बुला सकते हैं, विटनेस को समन जारी कर सकते हैं, बेलेबल वारंट जारी, वो पावर्स हैं। ऐसे कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस कराना है, रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के लिए भी वो सिविल कोर्ट की तरह ही अपनी वही पावर यूज़ कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं कि रिकॉर्ड मंगाया जाए, ज़बरदस्ती मंगाया जाए, जरूरत तो बाई फोर्स मंगाया जाए। तो उनको सिविल कोर्ट्स की पावर इस मामले में है, जो वो रिपोर्ट देंगे। अगर रिपोर्ट से एम्प्लॉय संतुष्ट नहीं है, डिपार्टमेंट एक्शन की कार्रवाई भी हो जाती है रिपोर्ट के बेस पे कि इसके खिलाफ सर्विस रूल्स वायलेट करें, इसके एक्शन करो, सजा करो। तो उस सूरत में जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय है तो वो या कोर्ट में जा सकते हैं या ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जहाँ वो आते हैं, जो जिसकी जुरिस्डिक्शन हो, तो वहाँ जाकर अपने ग्रीवेंसेस के लिए, अपने इंसाफ के लिए वहाँ जाके वो अपना केस कर सकते हैं और अपनी बात कहे, वो उसकी बात सुन के जैसा भी वो साबित करेगा वो अपने न्याय करेंगे। तो उसके ऑप्शन ये है कि अगर वो आईसीसी की रिपोर्ट से और एम्प्लॉयर के एक्शन से संतुष्ट नहीं, इफ इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो वो कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में जा सकता है। और अब कुछ केसेस में ये भी देखा गया है अक्षिता जी कि कंप्लेंट करने के बाद में उसको प्रूव करना, ये एक बड़ा मसला होता है, कमेटी के सामने उनको प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने की जिम्मेदारी जो है ये किसकी हो जाती है और किस तरह से वो, क्या वो सिर्फ कंप्लेंट करके पीछे हट जाएगी या उस महिला को आगे तक फर्दर साथ देना पड़ेगा उस कमेटी का और प्रूव करना होगा? सर, एक जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ जहाँ लोगों की सफ़र करती है मेरे हिसाब से, वो यही है कि उनको लगता है कि अब हमने जब कंप्लेंट कर दी तो ये लोग मेरे लिए लड़ लें। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का काम आपके लिए लड़ाई करना नहीं है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का काम है इंक्वायरी करना। लड़ाई आपने खुद करनी है, प्रूफ आपने खुद लाना है, विटनेसेस आपने उनको लिस्ट प्रोवाइड करनी है। वो इंक्वायरी करके एक प्राइमा फेसाई ओपिनियन बना सकते हैं, लेकिन वो आपको एड या असिस्ट नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं कि आप हमारे सामने आके स्टेटमेंट दीजिए, अगर वो कहते हैं कि आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोवाइड किए, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि अरे मुझे ही परेशान करते रहते हैं, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, उसकी जगह आप ही ने जाके वो स्टेप्स लेने हैं कि आप कमिटी को पूरा का पूरा अपनी स्टेटमेंट, अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस, अपनी एविडेंस, अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर आपने और कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग की हो, जैसे आजकल जो हम केसेस देख रहे हैं, बिकॉज सारी वर्क प्लेस ऑनलाइन हो गई है, तो बहुत बार जो एम्प्लॉयर्स हैं जो गलत काम करते हैं वो बार बार आपको मैसेज करेंगे कि तुम मुझे वीडियो कॉल करो, तुम मुझे वीडियो कॉल करो। तो आपके पास व्हाट्सएप में सब है या आपके पास मैसेजेस में, ईमेल्स में सारी चीज़ें हैं, वो सारी कमिटी के सामने लाना
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लड़ाई, वो एविडेंस आपने खुद करनी है। वो कंप्लेंट्स कमिटी तब करेगी अगर उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे ये इंसान चूक रहा है या कुछ और है जो इसको नहीं पता पर मेरे सामने आ रहा है इंक्वायरी में, रिस्पोंडेंट से या जिसको अक्यूज़ किया उससे बात करके या विटनेस से बात करके, तब वो उस कोलेशन ऑफ एविडेंस पे जाएगी। लेकिन उससे पहले ये सारे काम आपके हैं। अगर आपने लड़ाई करनी है तो आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आपने कंप्लेंट फाइल करी है तो आप उसको एंड तक देखिए और एंड तक लड़िए। एंड दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू इंटरनल्स कंप्लेंट। कहीं भी किसी भी केस में आप जाते हैं, अगर आप केस डालते हैं तो कोर्ट आपका असिस्टेंट नहीं है, आपकी एड नहीं है। कोर्ट का काम सिर्फ फैसला करना है, आपने अपनी मदद खुद करनी है। इसी तरह जैसे इंटरनल कमेटी की बात हुई आज कि उसके अंदर आपको कंप्लेंट करने के साथ साथ जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसको प्रूव भी करना है, ताकि ऐसा करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उसको सज़ा के जो दहलीज है वहाँ तक उसको ले जाने के लिए भी आपको उसका साथ देना पड़ेगा। आज का जो ये मौजू था, इसका जो इतिहास यानी कि जो इसकी हिस्ट्री थी, उसके साथ साथ ये क्यों गाइडलाइंस आई, कब ये कानून बना और इसके तहत क्या कमेटी है और कमेटी के क्या इख्तियारात हैं, इसको आज हमने समझने की कोशिश की। और अगले एपिसोड में हम इसको और भी ज़्यादा इसकी बारीकियों को, इसके मिसयूज़ को और जो भी इससे जुड़ी हुई और भी अहम बातें हैं उन पर डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे हमारे माहिरीन। आज के इस ख़ास प्रोग्राम के लिए आपने हमें कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम अपने दोनों मेहमानों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और अगले एपिसोड में इससे जुड़े हुए और मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी आज की इस पेशकश में हमें यहीं दे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे इसी मौजू पर और इससे जुड़ी हुई और अहम बातों पर गुफ्तगू के साथ। हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।